नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ गई है और सभी सियासी दल अपने अपने मोहरे सेट करने में लगे हैं। इसी में बहुजन समाज पार्टी ने अपना ब्राह्मणवाद का दांव चल दिया है। बसपा 2007 के उसे सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसमें उसने ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा टिकट दिए थे। 2007 में 86 ब्राह्मणों को टिकट देने वाली बसपा इस बार 100 सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है और इससे पहले उसने ब्राह्मणों को लुभाने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन भी शुरू कर दिए हैं। हालांकि अब इन सम्मेलनों का नाम प्रबुद्ध विचार संगोष्ठी कर दिया गया है। अयोध्या से इसकी शुरुआत हुई है, जहां 2007 में ब्राह्मण वोटों को बसपा में लाने वाले बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे और वहां से उन्होंने इसकी हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि रामलला सिर्फ बीजेपी के नहीं है। बीजेपी कहती है कि राम उनके हैं, तो उनसे ज्यादा राम हमारे हैं। मिश्र ने कहा कि अफसोस है कि लोग राम के नाम पर भी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ब्राह्मणों ने बहुजन समाज पार्टी को जिताने का मन बना लिया है और ब्राह्मण जो चाहता है वो कर लेता है। ब्राह्मणों ने सपा व भाजपा को आजमा लिया है। उनकी सरकारों में जिस तरह ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ है, उसे लेकर वो बसपा की सरकार बनाने का मन बना चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्पष्ट किया गया है कि यूपी में चुनावों में बहुजन समाज पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी। बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन सर्व समाज से है। पहले भी हम सर्व समाज के सहयोग से सरकार बना चुके हैं। सबसे पहले सतीश चंद्र मिश्रा जी को सुनिए, क्या कुछ कहा उन्होंने। उनसे बातचीत करने के लिए जिस तरह से अपेक्षित है और खासतौर से ब्राह्मण समाज अपेक्षित है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो उस संबंध में जो हमने कार्यक्रम शुरू किया पूरे प्रदेश में हर जिले में जाएंगे, हर जिले में और लगातार निकलेंगे। तो शुरुआत हमने अयोध्या से की है, भगवान श्री रामलला का आशीर्वाद देते हुए, और आज बजरंगबली के फिर उनके बाद आशीर्वाद दिया। दोनों लोगों का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो गया है और मुझे पूरा ये उम्मीद है कि भगवान श्री राम की कृपा से और बजरंगबली के आशीर्वाद से ये पूरा अभियान हमारा उत्तर प्रदेश का बहुत सफल होगा और 2022 में हम लोग बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार लोगों को जानकारी देने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए जिस तरह से अपेक्षित है और खासतौर से तो अब उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणत्व का गेम अब शुरू कर दिया है। आज से ही सतीश चंद्र मिश्रा ने अयोध्या पहुंचे, अयोध्या से इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को आगे लेकर चलेगी और प्रदेश में सत्ता पर काबिज होगी। तो अब देखना यह है कि कितनी कामयाब होती है ये बसपा और ये बसपा की मुहिम। 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा, ब्राह्मणों का रुख और क्या कहते हैं इस पर सियासतदान, इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, मेहमानों से हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ गौरव मिश्रा जी हैं बीजेपी से, राजीव उपाध्याय जी बहुजन समाजवादी पार्टी से, मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी से और अभिषेक वाजपेयी कांग्रेस से हमारे साथ। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल गौरव मिश्रा जी आपसे है। अभी बीजेपी की सत्ता उत्तर प्रदेश में है, बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपना टारगेट देख लिया है कि उनको ब्राह्मणों को आगे लेकर चलना है और इस बार 100 सीटों की कवायद कर रहे हैं कि 100 सीटें लेकर ब्राह्मणों को देकर और सत्ता में काबिज होने का सपना देख रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इस बहुजन समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण कार्ड को? तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और इसी नजरिए से लूंगा इस प्रश्न को। परंतु अगर व्यक्ति के आधार पर ले तो मैं पहले ब्राह्मण भी हूं और सतीश चंद्र मिश्रा इस प्रदेश के ब्राह्मणों के नेता न उस समय थे और न आज है न भविष्य में रहेंगे। ब्राह्मण एक ऐसी प्रबुद्ध जाति है जो शास्त्र और पराक्रम दोनों में विश्वास रखती है। सत्ता पाने के बाद अपने परिवारजनों के नाम से बड़े बड़े विद्यालय महाविद्यालय बनवाने वाले, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाने वाली,
ऐसी परंपरा का वाहक ब्राह्मण कभी नहीं हो सकता। ब्राह्मण भेड़ चाल में कभी नहीं चल सकता। ब्राह्मण भेड़ जाति नहीं है जैसा वो प्रयास कर रहे हैं, और यदि होती तो 2012 और 2017 दोनों में उनके साथ ब्राह्मण जाति जरूर, ये समझने वाली बात है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की यदि हम बात करें तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर दीनदयाल उपाध्याय से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर इन सभी लोगों का बलिदान कहीं न कहीं उनके साथ ब्राह्मण जुड़ा हुआ है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास का मंत्र लेकर के काम कर रही है, बिना भेदभाव के विकास की योजनाएं समाज के सबसे अंतिम और गरीब और सबसे कमजोर व्यक्ति तक पहुंच रही हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि जो ब्राह्मण की विचारधारा सर्व समाज के लिए है, सहिष्णुता के लिए है, सबके साथ समान रूप से अवसरों के बंटवारे के लिए है, उसके कारण ही पहुंच पा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार विकास के आधार पर काम कर रही है और विकास के आधार पर ही ब्राह्मण समाज वोट करेगा। ये मन बना चुका है उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण। इसलिए जाति जाति में बंटवारा करके जिस प्रकार से ये इन जातियों ने राजनीति की है और जिन जाति को वोट बैंक समझ करके इन्होंने अपनी सरकारें बनाई, 2-2, 3-3, 4-4 बार सरकारें बनाई, आज उन जातियों की क्या स्थिति है। जब उनका प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनता है, सौभाग्य योजना में, उज्ज्वला योजना में जब उनको गैस सिलेंडर मिलता है, जब उन्हें सब्सिडी के पैसे उनके जनधन खातों में जाते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि हाँ, सरकार ऐसी होनी चाहिए जो उनके दर्द और उनके मर्म को समझ सके, उनकी जरूरतों की पूर्ति कर सके। जो पीढ़ियों से छप्परों में रह रहे थे, उनके पक्के मकान बने हैं तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना में बने हैं। तो ये समझने की आवश्यकता है। और उत्तर प्रदेश का जो सबसे कमजोर वोटर है वो इस बात को भली प्रकार समझ रहा है। इसलिए वो जितनी भी कवायद कर ले, उनके भरोसे में, उनके बहकावे में, उनके भ्रम में आने वाला उत्तर प्रदेश की जनता नहीं है। विशेष रूप से ब्राह्मण समाज तो कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं, इसमें भरोसा बिल्कुल नहीं करता। चलिए आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ब्राह्मणों का, पीएसपी भी ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करने की बात कर रही है। मनोज जी, आप किस तरह से देखते हैं? आपका एक वोट बैंक का कैडर एक समाजवादी पार्टी का अलग है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने अब एक नया एजेंडा अपनाया है कि ब्राह्मणत्व कार्ड खेल के ब्राह्मणों को 100 सीटों पर टिकट देंगे और ब्राह्मणों के सहारे राजनीति पर पहुंचेंगे। देखिए, अभी बीजेपी के जो गौरव मिश्रा जी ने उनका जो वक्तव्य आया, निश्चित तौर पर ब्राह्मणों का विश्लेषण कर रहे हैं और बेहतर विश्लेषण करने की चेष्टा की, लेकिन वो आ नहीं पाया उसपे, जिसपे मौजूदा उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण परेशान। नंबर 1, आज की डेट में उत्तर प्रदेश के इतिहास इतने इनकाउंटर ब्राह्मण समाज के लोगों उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी भी, तो ये कारण बीजेपी को बताना होगा। बड़ा बातें कर रहे थे, ब्राह्मण ये है, ब्राह्मण वो है, ब्राह्मण भेड़ चाल नहीं है, बकरी चाल नहीं है। लेकिन इतने इनकाउंटर कैसे हो गए आपके शासनकाल में, ये जवाबदेही बीजेपी के लोग तय करें। क्या ब्राह्मण को आप अपराधी समझते हैं या राजनीतिक बहस पर, मतलब आपकी पार्टी के ब्राह्मण है तो ठीक है और दूसरे की पार्टी के ब्राह्मण है तो उसका इनकाउंटर करना, ये भी बात बीजेपी के लोगों को बतानी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, समाजवादी पार्टी लगातार जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, जिनको दबाया गया, जिनको कुचला गया, उन लोगों की राजनीति करने के लिए बनी है और हमने वो हमेशा दिनेश जी किया, इसमें किसी तरीके का कोई संशय नहीं है। जब मुसलमानों पे अत्याचार हुआ तो हमने मुसलमानों की बात कही कि उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हुए। जब ब्राह्मणों पे अत्याचार उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ तो हमने ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ी, और जब दलित और बैकवर्ड्स की बात आई तो उस पर भी हमने लड़ा। बीजेपी के लोग वोट लेना जानते हैं लेकिन अधिकार देना और हिस्सा देना नहीं जानते। क्यों उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद पूरी तरीके से व्याप्त है, ये बीजेपी के लोगों को बताना चाहिए। आखिर ब्राह्मणों ने, जिनकी संख्या ठाकुरों से बहुत ज्यादा है, लगभग 13% बताते हैं कि ब्राह्मण है और 3 से 4% ठाकुर है, तो ये भी हो गया। जब ब्राह्मणों की संख्या इतनी अधिक है और इतने काबिल लोग हैं तो बीजेपी को ये बताना पड़ेगा। क्या मोहन भागवत ब्राह्मण जो बैठे हैं आरएसएस में, उन्हीं के पद से पूरे ब्राह्मणों का डेवलपमेंट हो जाएगा? तो निश्चित तौर पर। दूसरे ये वो ब्राह्मण हैं, इनके मंत्री गरीब कोटे के ब्राह्मण का पद 1 अरबपति मंत्री अपने भाई को दे, ये वही पार्टी है। ब्राह्मणों पे न्याय करने वाली, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाली, ब्राह्मणों का हक देने वाली, ये वही पार्टी है।
तो आप धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में एक्सपोज हो गए। कल ही जो छापा पड़ा है वो भी एक ब्राह्मण का चैनल था। कितना ओजस्वी चैनल है उनका, कितने ओजस्वी वो पत्रकार है, बेचारे ब्राह्मण हैं, इसीलिए उनपे तुरंत आईटी का छापा पड़ गया। उनके घर पे अभी भी छापा चल रहा है, पता नहीं कितना पैसा उनके पास था। एक ब्राह्मण का एक चैनल चलते हुए नहीं देखा गया इन ब्राह्मणों की सत्ता को, और उनको जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है वो स्पष्ट है। तो ये कई सारी चीजें हैं जो बीजेपी को जनता के बीच में बतानी पड़ेगी। वोट लेना आसान होता है दिनेश जी, किसी भी जाति, धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय का, लेकिन उसको हिस्सेदारी देना सबसे कठिन कार्य होता है, जो बीजेपी पूर्णता फेल नजर आ रही है। चलिए, अब राजीव जी, एक नारा था आपका, काफी फेमस हुआ था, तिलक तराजू और तलवार, इनमें मारो जूते चार। के इन नारों के बीच में नहीं जाएंगे। नारे तो था या नहीं था, किसने दिया, किसने कहा, किसने नहीं कहा, आज तक इसकी वास्तविक वो चीजें नहीं पता चल पाई। लेकिन देखिए, गौरव मिश्रा जी कह रहे थे कि ब्राह्मण जो है भेड़ चाल नहीं चलता है। निश्चित तौर पे गौरव मिश्रा जी की बातों को मैं स्वीकार कर लेता हूँ, ब्राह्मण भेड़ चाल नहीं चलता है। लेकिन अभी 1-2 महीना पहले जिस तरह से ब्राह्मणों की दुर्गति हुई थी पूरे 4.5 सालों की, इनके पार्टी के अंदर इतना मंथन चला कि उस दल का ब्राह्मण लाओ, उस दल का ब्राह्मण लाओ, उस दल का ब्राह्मण लाओ, न जाने कितने दलों का ब्राह्मण लाओ, नहीं तो ब्राह्मण उत्तर प्रदेश से इनको छोड़ के भाग रहा है। और यहाँ तक कि एक घिसा पीटा ब्राह्मण जो कांग्रेस के अंदर 3-3, 4-4 बार चुनाव हारा और किनारे लगा हुआ ब्राह्मण को ये ले आए और फिर उसको सत्ता में, ऐसे खबरें आप लोगों ने ही दी थी कि थोड़े दिन के अंदर वो अगर मंत्रिमंडल का विस्तार उत्तर प्रदेश में होगा तो उसको मंत्री बनाया जाएगा और ब्राह्मण को समायोजन किया जाएगा। अब देखिए, 4.5 साल में ये स्थिति वो हो गई है कि चिड़िया चुग गई खेत। ब्राह्मण समाज के ऊपर जिस तरह से उसका सम्मान के ऊपर कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी ने किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। निश्चित तौर पे 2017 से पहले गौरव मिश्रा जी को बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर गौरव मिश्रा जी 2017 से आपकी स्थिति थी कि 10% और 12% की अस्तित्व की लड़ाई आप लड़ रहे थे। आपके पास 10-12% से ऊपर वोट नहीं हुआ करता था अगर लोकसभा 14 को छोड़ दें तो। रही बात 25 साल बाद आपको ब्राह्मणों ने सत्ता दिया, खुल करके वोट किया, 100% वोटिंग करी और आप सत्ता में आए। लेकिन आने के बाद ब्राह्मण समाज की जो दुर्गति होने लगी, पहले दिन से लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से शुरू हुई और आज तक हो रही है। और आज आपका केंद्रीय दल से लेकर के और स्टेट का जो मुखिया है वो ब्राह्मण ढूंढ रहा है दूसरे दलों में। है क्या वास्तविकता? ये हो गई कि ब्राह्मण समाज की स्थिति हो गई खराब उत्तर प्रदेश के अंदर। ब्राह्मणों के जिस तरह से चुन चुन के इनकाउंटर आपने किया, ब्राह्मण समाज को जिस तरह से आपने गली गली, थाने, मोहल्ले, चौकियों में प्रताड़ित किया, उससे प्रभाव पड़ा। ब्राह्मण, दिनेश जी आपको बताएं, ब्राह्मण समाज चाहता है कि मान सम्मान और स्वाभिमान बना है। अगुआ बन के चलने वाला समाज है, हमेशा आगे चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये उसकी अच्छाई हो या बुराई हो, हमेशा चलता है तो 4 को लेके चलता है, ये भी उसके साथ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उसकी स्थिति बन गई कि वो अकेले चलने लायक भी नहीं बचा। और केवल आप 4 लाल बत्ती दे दीजिए, 6 लाल बत्ती दे दीजिए, उसको गिनवाने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। वास्तविकता थी कि आपने थाने लेवल पे, आपने तहसील लेवल पे, आपने कलेक्ट्रेट लेवल पे, आपने कोर्ट लेवल पे, जहां जनता के सबसे ज्यादा हित के कार्य होते हैं, भाई सबसे ज्यादा बूथ का और सेक्टर का कार्यकर्ता जो है अपना कार्य कराता है कार्यकर्ताओं का। विधायक और सांसद तो बात की बात होती है, बूथ और सेक्टर स्तर पे जाकर के इनके कार्यकर्ताओं फेल होने लगे। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, आज हम लोगों से भी मिलते हैं जो मोहल्ले गली के कार्यकर्ता, वो कहते हैं कि भाई हमारा तो सुना ही नहीं जा रहा, वहां पे एक जाति विशेष की सुनी जा रही है, जिस जाति विशेष के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उसी जाति विशेष की पूरे उत्तर प्रदेश में सुनी जा रही है, हम लोगों का तो कोई सुनता ही नहीं है। ये स्थिति जब पैदा हुई तो कहीं न कहीं आपसे ब्राह्मण दूरी बना लिया था आज से 6 महीना साल भर पहले। अब आज की डेट में ब्राह्मण एक चौराहे पे खड़ा है और निश्चित तौर पे हर दल का लोकतांत्रिक अधिकार है, जहां बहुजन समाज पार्टी का भी उसी में अधिकार है कि वो ब्राह्मण समाज को अपनी तरफ लाने का प्रयास करे। 2007 के अंदर ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी की एक अच्छी सरकार बनाई और 2007 से ब्राह्मण समाज का जो स्वाभिमान हमने दिया, लाल बत्ती देने की हम नहीं बात कर रहे हैं कि लाल बत्ती हमने 30 दिया या 35 दिया। आप अभी कह रहे थे कि एक घर एक समाज को मिल गया,
ठीक है, आप अंगली उठाइए, आपका अधिकार है, लेकिन जो हमने ब्राह्मण समाज को बूथ स्तर पे, सेक्टर स्तर पे, तहसील स्तर पे, कलेक्ट्रेट स्तर पे जो सम्मान दिलाने का काम किया, उस समय 2007 से 12 के बीच में कोई भी ब्राह्मण काला ऊंचा करके एसडीएम ऑफिस जाता था और कहता था कि देखिए मैंने ये सरकार बनाई है और इस सरकार में हमारी भी हिस्सेदारी है, जितनी हिस्सेदारी अगर दलित समाज की है उतनी हिस्सेदारी ब्राह्मण समाज की है, और हमारा भी कार्य उसी प्रायोगिकता और उसी मान सम्मान के साथ हमारे भी कार्य होने चाहिए जो जनहित के कार्य हैं, और वो कराता था। लेकिन क्या आज की परिस्थिति ऐसी है कि ब्राह्मण समाज किसी तहसील, किसी थाने में और किसी कलेक्ट्रेट में जाकर के अपने डीएम साहब से कह सके कि नहीं हमने वोट दिया था और हमने सरकार बनवाई थी, हमारा भी मान सम्मान स्वाभिमान बचना चाहिए, इस कार्यकर्ता का कार्य होना चाहिए, नहीं कह सकता है। क्योंकि इसलिए गौरव जी आप बोलिएगा, हम नहीं बोलेंगे। चलिए, एक अभिषेक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, गौरव जी, सबसे एक बार, पहले कम से कम सबसे एक बार सवाल तो पूछ लें, एक बार प्रतिक्रिया ले लें पहले। अभिषेक जी, दिनेश जी एक मिनट समय दीजिएगा, दोबारा से आएंगे हम, दोबारा से आएंगे। राजीव जी दीजिएगा, गौरव जी की जवाब दे दो, एक मिनट समय दीजिएगा। गौरव जी करके चलती है, गौरव जी उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से आपने दलितों के ऊपर अत्याचार किया, जिस तरह से आपने बैकवर्डों के ऊपर अत्याचार किया, वो बैकवर्ड समाज की दलित समाज भी आपसे दूर हो गया। आप दलित समाज के ऊपर मुकदमा होता, दलित समाज के ऊपर मुकदमा होता है और दलित समाज को आप बंद करते थे, दलित समाज प्रताड़ित होता है, उसी को आप बंद करते हैं। यह भी समस्या है। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस, बुलंदशहर, बदायूं, बलिया, भदोही, आपने किसी जनपद को छोड़ा नहीं है। और जिस तरह से आपने ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किया है, ब्राह्मण तो आपको इंतजार कर रहा है 2022 जितना जल्दी आ जाए, हम सम्मेलन करें न करें वो तो अलग विचार है, लेकिन ब्राह्मण आपको इंतजार कर रहा है और ब्राह्मण आपको इंतजार कर रहा है इस बात के लिए कि कैसे चुनाव आता है और आपको विदाई करते हैं अपना मान सम्मान जिंदा रखने के लिए। अब आप दोनों की बात हो गई हो तो मैं अभिषेक जी से एक सवाल ले लूं। बहुत अच्छी बात है, पहले अभिषेक जी से और पूछ लेता हूं। हालांकि गौरव जी अभिषेक जी भी है हमारे साथ कांग्रेस से। हालांकि कांग्रेस की स्थिति अब किस तरह की हो रही है पूरे देश में वो सभी को पता है। गौरव जी, अभिषेक जी, आप किस तरह से देखते हैं? सभी पार्टियों ने अपना अपना टारगेट सेट कर लिया है कि हमें इनके सहारे आगे बढ़ना है, कांग्रेस के हाथ में क्या है? आप दोनों लोगों के आपने वक्तव्य सुने जी, तो उसमें सपा के प्रवक्ता ने बोला कि घिसे पिटे ब्राह्मण, भले ही वो बीजेपी में चले गए, लेकिन ब्राह्मण कभी इस बात को समझ लें कि ब्राह्मण कभी घिसा पिटा नहीं होता है। इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बातों बातों में बोल गए लय में कि छोटे वोटर आप किसको कह रहे हैं? अगर ब्राह्मण को कह रहे हैं छोटा वोटर तो मुझे लगता है कि आपकी पार्टी से बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, अगर छोटे वोटर आप किसी व्यक्ति दूसरे वर्ग के लिए बोल रहे हैं तो भी मुझे लगता है कि आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि एक वोटर की कीमत इतनी है कि वो सरकार बनाता भी है, सरकार गिराता भी है। नंबर दूसरी बात। नंबर तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ब्राह्मण वोटर कांग्रेस का हमेशा से रहा है। वो बात अलग है कि कभी कम कभी ज्यादा रहा। और कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जितने मुख्यमंत्री अगर ब्राह्मण के उसने कांग्रेस के कार्यकाल में दिए गए हैं वो किसी ने नहीं दिए हैं। चाहे आप गोविंद वल्लभ पंत जी को देख लीजिए, संपूर्णानंद जी को देख लीजिए, चंद्रभानु गुप्ता जी को देख लीजिए, सुचिता कृपलानी को देख लीजिए, त्रिभुवन नारायण सिंह को देख लीजिए, कमलापति त्रिपाठी को देख लीजिए, हेमवती नंदन बहुगुणा को देख लीजिए, नारायण दत्त तिवारी। कोई भी पार्टी बोल दे कि अगर जितनी ब्राह्मण ये लोग चिल्ला रहे, ब्राह्मणों के लिए किया क्या है इन लोगों ने? मैं तो कहता हूं दोनों को चुनौती दे रहा हूं, खुलेआम दे रहा हूं कि एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री को बता दे कि 2022 में बता दे कि क्या नाम है, मैं ब्राह्मण मुख्यमंत्री चेहरा करूंगा। बताएं, अगर इनके अंदर इतनी क्षमता है ब्राह्मणों की लेकर के आप पिटारा खोल करके बैठ रहे, सभी पार्टियों को मैं बोल रहा हूं एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री चेहरा दिखा दे कि उन्होंने दिया हुआ है, वो ब्राह्मणों के नाम पे चुनाव लड़ने की बात बोल रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी की आप बात अगर करना चाहेंगे तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी तक को तो इन लोगों ने किनारे कर दिया।
कैसे हाथिए पे बैठा दिया, ये किसी से छुपा नहीं हुआ। और सपा में कैसे ब्राह्मणों की कभी सुनी नहीं गई, ये सब जानते हैं। ब्राह्मणों की कैसे त्राई करते थे, कैसे प्रताड़ित किया था सपा के कार्यकाल में भी, ये किसी से छुपा नहीं हुआ। और अगर आप बसपा की कहेंगे तो बसपा के कार्यकाल में भी, बसपा की सरकार बनाने के बाद भी ब्राह्मण हाथिए पे डाल दिया गया। ये ब्राह्मणों का दुर्भाग्य है, ये ब्राह्मणों का दुर्भाग्य है कि अगर उसको कभी किसी ने सुना, किसी ने माना, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं माना। ये उसका दुर्भाग्य है कि बाकी लोगों ने सिर्फ उसको वोटों के नजरिए से देखा और उसको वोट लेने के बाद किनारे कर दिया। अगर ब्राह्मणों को सम्मान किसी ने दिया है, चाहता है कोई, तो कांग्रेस चाहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखिए, कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पे बात करती है, कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं करते, क्योंकि समाज में जितना अधिकार ब्राह्मणों का है उतना ही शूद्र का है, उतना ही कुर्मी का, उतना ही दूसरे वर्गों का भी है, उतना ही अल्पसंख्यक लोगों का भी है। क्योंकि प्रदेश जब बनता है तो सारे लोगों को मिला करके बनता है। क्या जब आप खून लेने जाते हैं तो कहते हैं ब्राह्मण का है, मैं इसका खून लूंगा, बाकी खून नहीं लूंगा। आप क्या कहते हैं, कुर्मी का खून लूंगा, मैं उसका नहीं लूंगा। आपको प्रदेश को देखना होगा, हम कब तक लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे धर्म जाति के नाम पे? हम क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे सभी वर्गों को साथ में चलने के नाम पे? आज भारतीय जनता पार्टी से आप कह दीजिए कि वो विकास, वो लोगों के मुद्दे के नाम पे बात करे, लोगों के मुद्दे के बात करने के लिए वो इधर उधर करके बगले झांकती फिरती है। और सपा की क्या कहेंगे? सपा के बारे में सभी जानता है कि क्या कार्यकाल होता है, किसकी सुनी जाती है, किसकी नहीं सुनी जाती है। तो मैं बहुत ज्यादा, मैं जाति कांग्रेस पार्टी में हमेशा मनोज जी कुछ कह रहे हैं, मनोज जी कुछ कह रहे हैं, फिर मनोज जी के बाद मेरा एक सवाल गौरव मिश्रा जी से जरूर रहेगा। मनोज जी कि कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं बता दूं कि घिसा पिटा शब्द मैंने नहीं, बीएसपी के नेता ने इस्तेमाल किया है। मेरे समाजवादी पार्टी में अगर हम किसी को सम्मान दे नहीं सकते तो अपमानित करने का भी काम नहीं करना। हाँ, निश्चित तौर पे इस बात को कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी में जो आरोप उन्होंने लगाए हैं कि हमने ब्राह्मणों को इसकी नहीं सुनी, तो इसकी जानकारी के लिए मैं सभी बैठे पैनलिस्ट को, आपके टीवी के दर्शकों को बता दूं, ब्राह्मण को हक देना नहीं पड़ता। ब्राह्मण वो जाति है जो बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, वो अपना हक लेना भी जानते हैं, सरकार बनाना भी जानते हैं, सरकार गिराना भी जानते हैं। तो ये शब्द कहना, मेरे ख्याल से जो पूरी व्यवस्था है हिंदुस्तान की, उस व्यवस्था को धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक परिदृश्य से अगर कोई रन कर रहा है तो ब्राह्मण ही रन कर रहा है। तो इतना तो खैर मुझे ज्ञान है ही है। तो इस ज्ञान की वजह से जो शब्द कहा गया कांग्रेस की तरफ से, उसके लिए मैं उसको खारिज करता हूं कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों की नहीं सुनती है। लेकिन एक बात निश्चित है, आप सभी लोग वोट मांग लीजिए ब्राह्मण से, जो उत्तर प्रदेश में मजबूती से बीजेपी को हरा रहा होगा, निश्चित तौर पे एक बड़ा वर्ग हो, चाहे ब्राह्मण हो, बनिया हो, श्रीवास्तव हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, वो उसकी तरफ वोट जाएगा और उसकी सरकार बनाएगा। इसी के साथ अगर ये कोई कोशिश करेगा कि हम 100 टिकट दे देंगे और हमको सीटें मिल जाएंगी, तो ये सोचेगा कि अब तक हमने सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बनाए तो हमारी तरफ वोट चला आएगा। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में मौजूदा परिदृश्य में ऐसा कुछ दिखता नजर नहीं आ रहा है। चलिए गौरव जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बड़ा पुराना नाम, उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज का एक बड़ा नाम, बीजेपी का एक बड़ा चेहरा रहे, लेकिन आज उनकी स्थिति क्या है किसी को पता नहीं, ना वो सुर्खियों में है ना चर्चाओं में है। बहुत साफ और स्पष्ट मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो जिस जाति का हो, वो एक ही भाव से काम करता है, और वो होता है कार्यकर्ता भाव, स्वयं सेवक भाव, और राष्ट्र निर्माण योग्यता भी कोई चीज होती है, अपना योगदान देता है। गौरव जी, योग्यता भी होती है, योग्यता के आधार पर ही योग्यता भी कोई चीज होती है, अनुभव, योग्यता भी एक चीज होती है। योग्यता के आधार पर ही हमारे यहाँ जो सबसे गरीबी में पैदा होने वाला कार्यकर्ता है वो मुख्यमंत्री बनता है। इनके यहाँ बन सकता है क्या? जरा इनसे पूछिए। और हमने जो इनसे प्रश्न का उत्तर मांगा था, वो उत्तर बहुत जरूरी है इन लोगों को देना। उसका कारण यह है कि अभी मनोज जी ने कहा ना कि ब्राह्मण बुद्धिजीवी जाति है और वो बनाना और बिगाड़ना दोनों जानता है। यही कारण है कि 2012 में बहुजन समाजवादी पार्टी, बसपा का खेल बिगाड़ा ब्राह्मण ने, 2017 में सपा को हाशिए पे ला करके खड़ा कर दिया ब्राह्मण, और अब जो देश के लिए स्वस्थ परंपरा हो सकती है उस व्यवस्था का निर्माण ब्राह्मण ने कर दिया है।
और यही कारण है कि सबका साथ और सबका विकास भारतीय जनता पार्टी लेकर के साथ चल रही है और किसी एक जाति के वोट बैंक की दुकान खोल करके नहीं बैठी है भारतीय जनता पार्टी। दुकान खोल के ये लोग बैठे हैं, ग्राहक ये लोग समझते हैं एक जाति को। भारतीय जनता पार्टी जाति में भेद करके, धर्म में भेद करके कोई विकास कार्य नहीं करती। इनके यहाँ क्या होता है, होती है, इनके कार्यकर्ता पार्टनरशिप करते हैं सरकार के फायदे के साथ, इसलिए बड़ी बड़ी चमचमाती गाड़ियों में घूमते हैं और बहुत कम समय में आपके प्रधानमंत्री जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री जी लोकसभा के अंदर आकर के इसलिए देश आगे बढ़ रहा सुनिएगा है। जाति व्यवस्था में इतने कोट कोट के भरे हुए हैं, पिछले चुनाव में अपने को बैकवर्ड करते हैं, लोकसभा के अंदर के पहले दिन आते हैं और मंत्रियों का परिचय कराने आते हैं तो कहते हैं कि दलित समाज और बैकवर्ड समाज के मंत्रियों को विपक्ष सुनना नहीं चाहता है। इससे ज्यादा जाति व्यवस्था में क्या हो सकती है? गौरव जी देखिए, टेलीविजन पे बैठ के आप कह रहे हैं सारी जनता सुन रही है, लेकिन लोकसभा के अंदर भारत का प्रधानमंत्री ये कहता है, भारत का प्रधानमंत्री ये कहते हैं कभी भी इस प्रकार के दलित समाज और बैकवर्ड समाज के जो मंत्री है, उसमें दलित समाज और बैकवर्ड समाज का किया जाता है। ये दो लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री ये कहते हैं, ये कौन सी व्यवस्था है? आज तक हमने ये व्यवस्था नहीं देखी थी, लोकसभा के अंदर ये व्यवस्थाएं नहीं देखी गई थी कि भारत का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का परिचय कराने आए और परिचय कराने में ये कहें ये मंत्री देखिए दलित समाज के हैं, विपक्ष दलित समाज को सुनना नहीं चाहता है, ये मंत्री बैकवर्ड समाज के हैं, विपक्ष बैकवर्ड को नहीं सुनना चाहता है और ये सरकार बैकवर्ड समाज की बना रही है और बैकवर्ड समाज की बना रही है। उसको क्या दिया? हमने उसको कुछ मान तक देना नहीं पाए और उसके बाद आप ये बातें करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। संविधान के सबसे सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति जिनके ऊपर भारत की 125 करोड़ जनता विश्वास करती है, उनकी बातों को हम सब सुनते हैं, वह व्यक्ति आकर के लोकसभा के अंदर दिनेश जी कहते हैं कि हमारे ये देखिए ये मंत्री आ गए, ये दलित समाज के हैं, ये बैकवर्ड समाज के हैं, ये फलाने समाज के हैं। इस तरह की बातें करना क्या शोभा देता है एक भारत के प्रधानमंत्री का? और उसके बावजूद आप कहेंगे कि हमारी पार्टी जाति धर्म मजहब से पंथ से बड़ी ऊंची उठ के काम करती है। ये कहाँ आप बात करते हैं? आप देश के हित में कहें तो शायद कभी जनता सुन ले। गौरव जी सुनिएगा, देश हित की बात आप लोग करते हैं, निश्चित तौर पे ठीक बात है, देश हित की बात करना कोई बुराई नहीं। मैं भी राष्ट्रभक्त हूँ, मनोज जी बैठे हैं वो भी राष्ट्रभक्त हैं, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं वो भी राष्ट्रभक्त हैं। लेकिन सुनिए, पार्टी टिकट लेने के लिए आपको थोड़ी भेजेगी, इसको ये मानते हैं कि राष्ट्र विरोधी भी व्यक्ति हो गया। अभी सबसे ज्यादा दर्द किसको हुआ? मायावती जी को हुआ, समाजवादी पार्टी को हुआ। आतंकवादी पकड़ लिए, हित में सिद्ध करते थे, विश्वास हो गया है। आप आतंकवादी पकड़ रहे थे, आपने पुलिस का इस्तेमाल किया, आतंकवादी पकड़ रही थी और निश्चित तौर पे बहन जी ने कहा कि आतंकवादियों की जेल के सलाखों के पीछे डालो, आपने ठीक किया, डाल दिया। लेकिन उनसे ये मौसम जो है, ये जो मौका है, इसका रंग न दीजिएगा। देखिए लगाया वो कौन होगी? एजेंसी तय करेंगे कि मायावती तय करेंगी? कौन से जांच करेंगे कि मायावती जी तय करेंगे? गौरव मिश्रा जी, आतंकियों को समाज देने का अधिकार किसने दे दिया राजनीतिक दल को? चलिए मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अधिकार देता है, वापसी की मांग करता है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से किसी की भी बात किसी को समझ में आ रही हो। दर्शकों को भी लग रहा होगा कि आखिर क्या मसला क्या चल रहा है। बंद करिए, इसी जो आप छापे डाल रहे हैं मीडिया के घरानों के ऊपर और जिस तरह से ये स्वतंत्र पत्रकारों के ऊपर आपकी ये बौखलाहट है, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है और सत्ता परिवर्तन की बौखलाहट है। जो लोग स्वतंत्र होकर के, निष्पक्ष होकर के अगर
आपके बारे में छापेंगे, आपके बारे में मीडिया के बोलेंगे, नाम पर आप उनकी निष्पक्षता पे आप अंगुली उठा के उनको जो है जांच बिठाएंगे। सब यही आपकी मानसिकता है कि जो भी आपको स्वतंत्र रूप से बोलेगा 2022 में उसको हल कर लीजिएगा। 2022 की उत्तर प्रदेश की जनता ने 2022 में तय कर लिया है। जहां आपको पहुंचाया है उससे भी ज्यादा रसातल में भेजने वाली है जनता। गौरव जी 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता तय कर ली है। 25 साल के बाद आप लौटे हैं और अगले 25 साल तक आप सत्ता में दिखाई नहीं देंगे। चलिए राजीव जी, राजीव जी का समय आप देखिए, नहीं इंतजार करिए, उसके बाद क्यों परेशान है इस बार। मनोज जी बोलिए। वोट की है, किसी के अधिकार की नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं बीजेपी से, क्या खुशी दुबे का प्रकरण आप भूल गए? जनता नहीं भूली है। आप निश्चित दंड दे सकते हो, वो भी विधिक कार्रवाई के तहत, किसी तानाशाही मंतव्य के तहत नहीं दी जा सकती है। न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, सभी है, पुलिस है, थाने है। गौरव जी ये सारी चीजें देख करके जो ब्लॉक प्रमुख के अभी चुनाव हुए हैं और जिन महिलाओं ने वो क्लिप देखा है आपका लखीमपुर खीरी वाला ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जिस समय पूरा पुलिस प्रशासन के सामने एक महिला को अर्धनग्न किया जा रहा है, क्या वो महिलाएं भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करेंगे इसे? अरे राजीव जी आज बात ब्राह्मणों पर कर लीजिए। जैसे तैसे तो ये मुद्दा उठ पाया है, नहीं तो ब्राह्मणों पर बात करने के लिए तैयार कौन होता है? जी ब्राह्मणों की हालत शूद्रों से बुरी हो गई है। बिल्कुल दिनेश जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ से ही हैं सुरेश रैना, भारतीय खिलाड़ी है, पूर्व भारतीय खिलाड़ी बल्लेबाज। उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, उसको लेकर लोगों ने बवाल मचा दिया, उसको लेकर बवाल मचा दिया। कम से कम आज ब्राह्मणों पर चर्चा कर लीजिए। और ये स्वदेश चैनल है जो ऐसा मौका दे रहा है कि इस विषय को लेकर हम चर्चा कर पा रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई इस विषय को और इस शब्द को लेकर भी चर्चा करने को तैयार हो। डिबेट में रस्साकसी की जा रही है। एक तथ्यात्मक उस समाज के लिए बात जिस ढंग से करनी चाहिए उस ढंग से नहीं की जा रही है। यहीं से बात स्पष्ट हो जाती है कि सिर्फ एक कौवा की लड़ाई है। जो कौवा होता है ना, वो काव काव करता है। तो बीजेपी स्पष्ट रूप से अब जवाब दे है कि वो जनता को बताए कि उसने किसके लिए कितना काम किया है। निश्चित तौर पे हर सरकारों को सबके लिए काम करने का अधिकार है, लेकिन जो उनके वोटर हैं, जो उनका कैडर है, जो बेस है, जिनके दम पे उनकी सरकारें चलती हैं, बनती हैं, उनके लिए सरकार को और उस पार्टी को निश्चित तौर पे एक अलग सा व्यक्तित्व अपना रखना पड़ता। तो आपने सम्मान तो किया नहीं, अपमान अलग से कर दिया। क्या एक आईएएस को सम्मान दे देने से आप ब्राह्मणों का सम्मान समझते? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता। तमाम सारे लोग, जैसे कि आरक्षण वाली बात मैंने कही कि मंत्री के बेटे ने, भाई ने गरीब ब्राह्मण का या गरीब सवर्ण का हक छीन लिया, तो इस तरह पूरी सरकार में हुआ है। जो आम व्यक्ति है, वो चाहे किसी जाति का हो, धर्म का हो, इस सरकार ने उसका हक छीन के किसी दूसरे को दिया। मैं फिर अनुरोध करूंगा, अभी 6 महीने का समय है, राजनीति मत करिए। खुशी दुबे जैसी महिला को जो 7 दिन पहले ब्याहता बनी किसी, मैं कहता हूँ वो माफिया था, गुंडा था, बदमाश था, लेकिन उस 7 दिन की ब्याहता पे आप जिस तरह जुल्म ढा रहे हो, ये धाराएं वाराएं तो किनारे हैं। ईश्वर अपनी त्रिनेत्र खोलेगा, भस्म हो जाओगे आप। क्योंकि इस देश में पाप पुण्य की भावनाएं सबसे प्रबल हैं। ये बात बीजेपी के लोग बेहतर समझ रहे हैं, क्योंकि धर्म का चोला ओढ़ के राजनीति आप ही करते हैं। भस्म हो गया, परिवार भी टूट गया, खंड खंड हो गया। अरे छोड़ो, आप खुशी दुबे के परिवार की बात करो, ये समाजवादी पार्टी के परिवार की बात न करो। आपकी हैसियत नहीं है कि आप हमारा डिफिनेशन दे सको हम पे, ना हम तय करने वाले आपकी हैसियत नहीं है। चलो हटो, तुम्हारे जैसे लोग ना, तुम्हारे जैसे लोग दरबान है हमारे यहाँ। हमारी बातें न करो, अपनी बातें बताओ और अपनी सरकार की जिम्मेदारियां बताओ। ब्राह्मणों की दरबानी करने पे उतर आया आज, इसके ब्राह्मणों की तुम्हारी बात कर रहा हूँ, जो तुम्हारी बात कर रहा हूँ, जो तुम्हें तमीज नहीं है कि टीवी डिबेट पे कैसे बात करते हैं। हुई है वही एक महिला पे अत्याचार की बात कर रहे हैं, हमारे परिवार की बात कर रहे हैं। हमारा परिवार तो सबसे सशक्त वही बात करेगी। पूरे देश में राजनीति में सबसे सशक्त तुम्हारी हैसियत क्या? तुम्हारे जैसे लोगों को तुम पानी पिलाने के लिए न रखे, क्या तुम बताओगे? झूठे लोग। दिनेश जी,
जी जी राजीव जी। दिनेश जी, 2006 में पहला ब्राह्मण सम्मेलन बहुजन समाज पार्टी ने किया था और 2007 के अंदर हमने दलित और ब्राह्मण के गठजोड़ से एक स्वस्थ सरकार बनाई थी और 2012 तक हमने कार्य किया। निश्चित तौर पे पार्टी की मर्यादा है और उसी मर्यादा से हम लोग बंधे रहते हैं, ऐसी भाषाओं का प्रयोग नहीं करते। आप अपनी मर्यादा में रखिए, क्योंकि आप अंग्रेजों के तलवे चाट के यहाँ तक पहुंचे हैं, समाजवादी लोग युद्ध लड़के यहाँ तक आए हैं। दंगे, एक महिला के अत्याचार पे आप खामोश हो जाते हो, तो समाजवादियों की तरफ से ऐसा बर्ताव आपके साथ होगा। ये हिंसा करने वाली पार्टी है। आप चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां मंगवाओ, चूड़ियां दर्शकों को चूड़ियां मंगवाओ ये आपके बड़ी लिए, अच्छी बात है। चूड़ियां पहन लो, दिखाते रहिए, क्योंकि आपके हिम्मत नहीं है कि आप आवाज उठा सको। ब्राह्मणों पे अत्याचार होता रहेगा और मिश्रा जी जैसे लोग चुपचाप सुनते रहेंगे। तो ऐसा है, हमें मत सिखाइए राजनीति, आवाज उठाना सीखिए, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, कभी भी अन्याय को नहीं सहना चाहिए। मेरे जैसे आदमी को पानी रखने वाला, पानी पिलाने वाला भी नहीं रखेंगे। समाजवादी परिवार पे उठाने की हैसियत नहीं रखते हैं। मनोज जी, गौरव जी, व्यक्तिगत कोई बात किसी पर टिप्पणी न करें। भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन ये कौन बोलते हैं समाजवादी परिवार को भस्म करने की इनकी क्या हैसियत है? एकदम बिल्कुल पानी देंगे, ये हमारे परिवार को भस्म करने की हैसियत है? घड़े में भर के देंगे। दिनेश जी मैं बताऊं, 2007 में हमने सरकार बनाई, पानी पिलाई है। तो अब निश्चित तौर पर ब्राह्मण समाज जो है 2017 में फिर से भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाया और बनाने के बाद गौरव मिश्रा जी बैठे हुए हैं। गौरव जी देखिए, भदोही के अंदर विजय मिश्रा जी, जब आपको वोट लेना होता है विधान परिषद के अंदर और राज्यसभा के अंदर, जब तो यही विजय मिश्रा जी को आप बड़ी शालीनता से एक सम्मान के तरीके से आपकी पार्टी लाती है, मुख्यमंत्री जी से मिलवाती है और वोट लेते हैं। और फिर इसी विजय मिश्रा जी पे इतना अत्याचार, घनघोर अत्याचार। देखिए विजय मिश्रा जी बदमाश है, विजय मिश्रा जी पे 70 मुकदमे हैं, 80 मुकदमे हैं, कोई आज तो हो नहीं गए हैं, 20-25 साल से मुकदमे हैं और वो रन कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, इलाहाबाद के अंदर और भदोही के अंदर। और ये सरकार भी जानती है कि इनको ऊपर इतने मुकदमे थे और मुकदमे हैं। फिर मुख्यमंत्री को और आपके प्रदेश अध्यक्ष को मिलने की आवश्यकता क्या पड़ती है? क्योंकि जब तक, देखिए गौरव जी बहुत सच्चाई बात है, जब तक कोई विधायक, सांसद, मंत्री, सुनिएगा, प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, उसी में आपका सारा समाधान निकल जाएगा। विजय मिश्रा जी बहुत बड़े नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत लोकप्रिय है, ब्राह्मणों के नेता हैं, बहुत लोकप्रिय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर 2019 में वहां पर ब्राह्मणों ने बिंद को क्यों वोट किया, क्यों लोकसभा में वहां से भारतीय जनता पार्टी को सदन में भेजा अपना नेता बना करके? प्रश्न अगर पूछना है तो जा करके विजय मिश्रा जी के क्षेत्र की जनता से पूछिए, वहां के ब्राह्मणों से पूछिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। देखिए अगली सुनिएगा, सब कुछ चुनाव की कसौटी पे खरा उतरेगा क्या भाई? चुनाव की कसौटी पे ही आप फंसेंगे, ये कौन सी राजनीति है? गौरव जी, विजय मिश्रा पुनः जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आएंगे। गौरव मिश्रा आपका तो मैं नाम ले लिया, आप भी आइए विधानसभा, बहुत अच्छी बात है। विजय मिश्रा की मैं बात कर रहा हूँ। विजय मिश्रा जी कई बार से राजीव जी, वैसे ये भी ब्राह्मण है, इनको भी ले लीजिए आप। नहीं, बिल्कुल हम नहीं कर रहे गौरव मिश्रा जी, हमें तो गर्व होगा कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति आता है, हम तो गौरव मिश्रा जी का सम्मान करेंगे कि हमारे समाज का कोई आता है। लेकिन हम, तो हमें गर्व होता है कि हम ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन गौरव जी इतने मीडिया घराने चल रहे हैं, इतने मीडिया घराने उत्तर प्रदेश के चल रहे हैं, आप ब्रजेश मिश्रा जी क्या छापा पड़ता है? क्यों पड़ता है भाई? क्योंकि वो निष्पक्ष बोलते हैं। विजय मिश्रा जी क्या छापा पड़ता है? इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं। हरशंकर तिवारी जी के बेटे के यहाँ छापा पड़ता है, इसलिए कि आपका विरोध करते हैं। कोई भी मीडिया हाउस को अधिकार है क्या कि किसी एक दल के लिए काम करे? नहीं, कोई एक बात बताइए गौरव जी, आपका गुणगान गाओगे क्या? आपका गुणगान थोड़ी ना मीडिया गाएगी, मीडिया तो स्वतंत्र है, गुणगान न करे, ये स्वतंत्र है। मीडिया जब नहीं लगता कि ब्रजेश मिश्रा ने ऐसी कोई बात
आपने डिबेट नहीं चला दिया, जिससे आपको इतनी बड़ी हो गया। इसके लिए आपको निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण आपकी सरकार से अपमानित महसूस कर रहा था, असहज महसूस कर रहा है, और वो निश्चित तौर पे आपको छोड़ रहा है और छोड़ करके दूसरे दलों की तरफ जा रहा है। और अगली बार 2022 में पुनः दलित ब्राह्मण के गठजोड़ से उत्तर प्रदेश की 2007 की पुनरावृत्ति हम करेंगे। गौरव जी, 2007 की पुनरावृत्ति हम करने जा रहे हैं। दलित समाज का 25% वोट, 15%, 13% से 14% ब्राह्मण समाज का वोट, ये लेकर के और हम जा रहे हैं सरकार बनाने, आपको फिर से 20% वोट पे लाने जा रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा। अपने को सुधारना है और हम भी जनता के बीच में जाएंगे, अपने कामों के साथ जाएंगे, अपने विकास कार्यों के साथ जाएंगे। जनता तय करेगी, जिसको चुनोगी निश्चित रूप से। चलिए अभिषेक जी काफी देर से शांत बैठे हैं, एक सवाल अभिषेक जी से भी ले लेते हैं। अभिषेक जी, सभी पार्टियां जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि अपने अपने दल उन्होंने सेट कर लिए हैं, कांग्रेस अकेली है। चुनाव आते हैं तब राहुल गांधी हिंदू बनते हैं, राहुल गांधी मंदिर भी जाते हैं, राहुल गांधी मस्जिद भी जाते हैं। जिस जगह जैसा चुनाव हो, जहां की जैसी जनसंख्या हो, उस हिसाब से वो अपना वेश बदल लेते हैं। अब उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होने वाली है? क्या वो यहाँ पर भी अब अपना गोत्र बताएंगे, जनेऊ लेकर जाएंगे? ब्राह्मणों का वोट क्या उनको नहीं चाहिए? देखिए, इस बात को आप समझ लीजिए कि अगर गोत्र पूछा जाएगा तो गोत्र भी बताएंगे, और अगर कोई जनेऊ पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा तो जनेऊ भी बताएंगे। और जहां तक आपकी बात है कि जहां पे जाते हैं, क्या हर एक व्यक्ति जब कहीं पे कोई मुखिया चुनाव लड़ता है या कोई पार्टी का, अरे सुन लीजिए, सुनना भी सीखिए, आपकी दिक्कत नहीं है, बताइए उनको, पिछला वाला भूल रहे होंगे। अरे सुन तो लीजिए, आप खुद तो ब्राह्मणों के लिए आज तक कुछ कर ना पाए, कभी ब्राह्मणों के लिए कुछ कर तो पाए नहीं है, इसलिए ज्यादा मत बोलिए। आप ही के दुष्कर्म है ये, जो आपने ब्राह्मणों को हाशिए में ला करके रख दिया। ब्राह्मण बुद्धिजीवी होने के बावजूद अपने हक को मांगना पड़ रहा है, उसको अपने हक के उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आप जैसे भारतीय जनता पार्टी जो झूठी पार्टी है, आप ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करने की बात करते हैं और आप खुद ब्राह्मणों के खिलाफ खड़े होते हैं जब उसको छोटे वोटर बोलते हैं। इससे आपकी दूषित मानसिकता का पता चलता है कि कितने दूषित मानसिकता के हैं। आप ब्राह्मण होते तो शायद इस बात को ना बोलते। और इस बात को समझ लीजिए कि हम सिर्फ चुनाव जो लड़ेंगे वो हम मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे लिए। हमारे लिए जितने अहम ब्राह्मण है, जितने अहम सिख है, जितने लिए हर वर्ग के लोगों के मुद्दों के लिए चुनाव लड़ेंगे। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। हम ब्राह्मण का कार्ड नहीं खेलेंगे, हम मुस्लिम का कार्ड नहीं खेलेंगे, हम दलित का कार्ड नहीं खेलेंगे, हम किसी और वर्ग का कार्ड नहीं खेलेंगे। आप सुरक्षा के मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते हैं? आप महंगाई के मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते हैं? आप क्यों नहीं बात करते हैं कि आप विकास के नाम पे क्यों नहीं बात करते हैं? आप सुशासन के नाम पे क्यों नहीं बात करते हैं? आप क्यों नहीं रोजगार के नाम पे बात करते हैं? आप क्यों नहीं शिक्षा के नाम पे वो बात करते हैं? आप क्यों नहीं और मुद्दों पे बात करते हैं? क्योंकि आपके पास सिर्फ यही आडंबर है, क्योंकि आप चाहते हैं कि मुद्दों की राजनीति खत्म हो जाए और यही सब कार्ड खेलते रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी आपको इसमें कहीं कामयाब नहीं होने देगी, क्योंकि हम सिर्फ मुद्दों की राजनीति करते हैं, मुद्दों की ही बात करते रहेंगे। इस बात को आप मिश्रा जी अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए, लेकिन अभी तैयारी कुछ दिख नहीं रही है कांग्रेस की ढंग से उत्तर प्रदेश में। एक बात आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में अगर सबसे अधिक किसी ने प्रदर्शन किए हैं तो कांग्रेस पार्टी ने किए। माननीय अजय कुमार लल्लू जी की अगुवाई में सबसे ज्यादा प्रदर्शन हुए, 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां भारतीय जनता पार्टी उनकी करा चुकी है और 100 से ज्यादा मुकदमे ला चुकी है। उसके बावजूद आप ऐसी बात कर रहे हैं? क्या हमने महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन नहीं किया? क्या हमने फोन टैपिंग के मुद्दे पे हमने काम नहीं किया? या हमने सुरक्षा के मुद्दे पे काम नहीं किया? अरे चरम सीमा तो अपराध की इससे दिखती है कि आप समझ लीजिए कि चुनावों में कैसे कट्टा बंद और लाठियों के दम पे भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव जीता। आप इस बात से देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है।
इन सब चीजों को आप अच्छे समझते हैं। और फोन टैपिंग में आप देख लीजिए, फोन टैपिंग अगर सरकार ने नहीं कराई तो किसने कराई, उसकी जांच होनी चाहिए। सुरक्षा पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है देश की सुरक्षा पे। ऐसे लोगों से ये लोग सिर्फ पूंजीपतियों की दलाली कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। ये पूंजीपतियों की दलाली करके अपनी और पूंजीपति मित्रों की जेबें गर्म करवा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए दिनेश जी, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में एक बात स्पष्ट है, और ब्राह्मणों को भी इसमें मैं सम्मिलित कर लेता हूं। जब रोजगार आते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, उसमें सबसे बड़ी अगर पार्टिसिपेंट किसी की होती है तो वो सवर्ण वर्ग में ब्राह्मणों की होती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा शिक्षित है, वो सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी रहे। लेकिन इस सरकार ने क्या किया? क्या लोगों की भर्ती कर पाए? नहीं कर पाए। और दूसरा आंकड़ा मैं आपको बता दूं, तो कोरोना में लोग खत्म हुए हैं, उसमें भी जो मरे हैं शहरीकरण के ज्यादा लोगों की मौत हुई। तो किस वर्ग के लोग? या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार उन लोगों के दुखों पे, उनकी तकलीफों पे मुआवजा देने का काम कर पा रही है क्या? नहीं कर पाती। सरकार किस मुद्दे पे मैं कहूं कि सरकार इस मुद्दे पे सफल रही, तो इस बेस पे सरकार को दोबारा जनता को चुनना चाहिए। मैं ब्राह्मण की बात ही अब नहीं करता, उत्तर प्रदेश की जनता पे आ जाता। तो पूरी तरीके से असफल सरकार को अब जनता सबक सिखाएगी। वैसे हिंदू मुसलमान होगा, जो ये नसबंदी वाला प्रोग्राम ये ला रहे जबरदस्ती तमाम सारे बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, वो करेंगे, आतंकवादी पकड़े जाएंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो थे, उन्होंने इतना संघर्ष किया, जब उनको ये हक नहीं देख पाए तो अब बताओ किसको हक दें? और ये मिश्रा जी हमारे बैठे, अब तो सरकार का काम खत्म, पता नहीं क्या लाभ मिला क्या नहीं मिला। मिला तो उसको जो दूसरी पार्टी से ब्राह्मण आए और उनको बनाया मंत्री। सपा के 4 MLC ले गए, उनको बना दिया, बसपा के तोड़े उनको बना दिया, कांग्रेस के तोड़े उनको बना दिया। इनको तो सिर्फ बाबा जी का टुल्लू मिला और कुछ भी ना दिया। तो वो उस सरकार को कोई नहीं चुनना पसंद करेगा, कैडर भी नहीं। अगर समाजवादी लोग ऐसा करेंगे तो उनको भी कोई नहीं चुनेगा, कैडर वोट उनसे भी खिसक जाएगा। तो ये बीजेपी के लिए मुश्किल का शब्द है, मुश्किल का समय आ गया है। शायद मुझे लगता है कि अब बीजेपी के सबसे बुरे दिन आने वाले। राजीव जी, ब्राह्मणों पे चर्चा करते करते अब हिम्मतें नहीं हो रही कि क्या बोला जाए। सबसे बड़ी चीज तो ये है, अब देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति मैंने स्पष्ट किया आपको कि 2007 वाली स्थिति चौराहे पे खड़ा है ब्राह्मण। 2006 में मनोज जी की सरकार थी, उस समय भी ब्राह्मण स्थिति बड़ा डमाडोल बनी हुई थी और ब्राह्मण कोई विकल्प ढूंढ रहा था। बहुजन समाज पार्टी उसको विकल्प मिली और गांव गांव में आपने देखा होगा दलित और ब्राह्मण का गठजोड़ बड़ा मेल खाता है कहीं ना कहीं। और उस सोशल इंजीनियरिंग के तहत जो है बहन जी ने सरकार में टिकटें दिया और 2007 में उत्तर प्रदेश के अंदर एक बढ़िया स्वच्छ सरकार बनी। फिर वही स्थिति आई कि मनोज जी को कुछ ब्राह्मण समाज ने वोट दिया, मनोज जी 2012 में सरकार बनाए। 2012 के बाद 2017 में गौरव जी की पार्टी को ब्राह्मण समाज ने वोट दिया। भाई 12-13% वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम ये सोचते हैं कि 23-24% दलित वोटर हमारा है और इसमें 10-12% और मिल जाएगा, तो हमको 40 और 35 और 40 के बीच का जो आंकड़ा है वो जिताऊ आंकड़ा होता है, जैसा कि पिछले बार 38% गौरव जी की पार्टी को मिला था। तो हर आदमी, हर चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, हर आदमी अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में लगा हुआ है कि कैसे हर समाज को, ब्राह्मण समाज पे तो चूंकि चर्चा हो रही है इसलिए ब्राह्मण की बात कर रहे हैं हम लोग, सोशल इंजीनियरिंग में हर समाज को, चाहे हमारे यहाँ भी कुर्मी बड़े बड़े नेता रहे हैं, गौरव जी तो जानते हैं, अभी तो एक कुर्मी नेता हमारे यहाँ से छोड़ करके और मनोज जी के यहाँ आवेदन किए हैं, नहीं जा पा रहे हैं, जो भी है। लेकिन हमारे यहाँ हर समाज के यादव भी नेता है, हमारे यहाँ रमाकांत उमाकांत जैसे बड़े यादव नेता थे, आजकल गौरव जी की पार्टी में, कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी में थे। सर्व समाज से ही सरकार बनती है और निश्चित तौर पर ब्राह्मण वो समाज है जो अगर आगे चलता है तो ब्राह्मण समाज जो है एक उस भूमिका में रहता है कि अगुए की भूमिका में रहता है। और निश्चित तौर पे मनोज जी की बिरादरी का व्यक्ति हो या दलित बिरादरी का व्यक्ति हो या किसी अन्य बिरादरी का व्यक्ति है, उसको ले करके चलने का काम ब्राह्मण जो है वो करता है। और उससे ब्राह्मण अगर एक जाता है तो उसके साथ 2 अन्य वोट भी और जाते हैं। और ये सब लोग जानते हैं, ये गौरव जी भी जानते हैं, हम भी जानते हैं
तो निश्चित तौर पे इसका जो है फायदा जो है बहुजन समाज पार्टी को 2022 में मिलने जा रहा है। और जितने भी नाराज ब्राह्मण होंगे या इस भारतीय जनता पार्टी से दुखी ब्राह्मण होंगे चौराहे पे खड़े, तो सारे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अपनी सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से एक बार वो सरकार 2007 में बना चुके हैं, बहन जी के साथ रह चुके हैं, उनके साथ रहने का दुख दर्द या सुख कह लें वो सारी चीजें समझ चुके हैं। और इसी कारण से पुनः जो है बहन जी के साथ फिर से ब्राह्मण समाज, जैसा कि सतीश चंद्र मिश्रा जी आज शुरुआत किए हैं अयोध्या जी से, और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश का कोई भी जनपद अछूता नहीं रहेगा कि हम लोग प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन नहीं करेंगे, और उनको समझाएंगे और उनको बताएंगे कि आपके साथ क्या क्या अपमान हुआ है। अयोध्या से शुरुआत की है सतीश चंद्र मिश्रा जी ने। राम का एक मुद्दा भी उठाया गया था, उनका एक बयान आया था कि राम सबके हैं किसी के नहीं है जी। लेकिन बसपा का अगर इतिहास देखें तो काशी राम जी से जब पूछा गया था कि मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, तो उनका जवाब बड़ा विचित्र था कि मंदिर की जगह पर टॉयलेट बना देना चाहिए। नहीं देखिए, वो समय दिनेश जी छोड़िए, समय आज के समय की जो मांग है उस मांग के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। देखिए, हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन भगवान राम की और भगवान कृष्ण की पूजा तो कौन नहीं करता। आप भी करते, हम भी करते, गौरव जी, मनोज जी, किसी हिंदू हैं तो पूजा तो करना है। राजनीतिक तौर पे कौन क्या कहता है वो अलग विषय है, लेकिन भगवान राम की पूजा सतीश चंद्र मिश्रा जी करते हैं और माननीय योगी जी भी करते हैं। तो हमको अगर अयोध्या से किसी चीज की, अगर एक पावन धरती जहां मर्यादा की धरती रही है, उस धरती से कोई चीज उठाने का अगर संकल्प श्री गणेश करने का मौका मिला तो कौन सा बुरी बात है, अच्छी बात है। ये तो अच्छी सोच है कि देर सही दुरुस्त सही, अच्छी सोच के साथ आप संकल्प ले रहे हैं कि 2022 में भगवान राम का भी आशीर्वाद मिलेगा, भगवान कृष्ण का भी आशीर्वाद मिलेगा, सारे लोगों का आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाएंगे। चलिए मिश्रा जी, एक टिप्पणी आपकी। उन्होंने कहा भगवान राम का विषय भारतीय जनता पार्टी यदि उठाए कोई दिक्कत नहीं, इन लोगों को परेशानी होती है, वहां पे मंदिर बनाए तो इनको परेशानी होती है, और ये समाजवादी पार्टी के लोग वहां पे राम भक्तों पर गोली चलवाएं, बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग वहां पे टॉयलेट बनवाएं, वो मंजूर है। लेकिन राम मंदिर बन जाने के बाद अगर इनके ज्ञान चक्षु खुल जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जनता भी देख रही है कि कौन राम का कौन कितना करीबी है, कितना प्रिय है। तो ये कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों और विचारों पर चलने वाली पार्टी है। किसी एक जाति विशेष की कभी भारतीय जनता पार्टी ने बात नहीं किया। वो सर्व समाज की, पूरे राष्ट्र के हित की बात करती है, इसीलिए विकास से भेद नहीं करती। और जब जब इन लोगों की सरकारें आई हैं, एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष के साथ ही विकास सिमट करके रह गया है। एक जाति विशेष के लोग तो तरक्की किए, उसमें भी ऐसा नहीं है। जो इनकी परिक्रमा करने वाले लोग हैं, जो इनके चाटुकार लोग हैं, जो इनके नेताओं के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं, उनका तो विकास हुआ। लेकिन उसी जाति में जो हाशिए पे पड़े हुए लोग हैं, उनके पूछने वाला कोई नहीं था। और वहां पर भी विकास की महक, विकास की पहुंच हमारी सरकार में पहुंची है। इसलिए हमें पूर्ण भरोसा है, पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार ही 2022 में आएगी और प्रदेश की जनता इसी प्रचंड बहुमत से 300 के पार के नारे को साकार करेगी। चलिए गौरव जी, देखिएगा मनोज जी आपसे एक कमेंट आपसे। समीकरण बैठाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना विश्वास अडिग है और उसी अडिगता के साथ हम इस बात को कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में पूर्ण बहुमत 300 के पार की सरकार बनाने जा रही है। मनोज जी, देखिए, निश्चित तौर पर दिनेश जी की जिनको सिर्फ सत्ता ही दिखती है, उनको भगवान राम के मंदिर की चंदा चोरी नहीं दिखेगी। तो मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि इन्हें चाहिए सत्ता, तो इनको ईश्वर सत्ता प्राप्त कराए। और जो उत्तर प्रदेश में ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, जनता के लिए काम करना चाहते हैं, और चोटों से, ये गांव का शब्द मैं बोले दे रहा हूँ आपके टीवी चैनल पे, जिन्होंने राम के चंदे की चुटाई करी है, उनको सही और कानूनी रूप से कार्रवाई करने के लिए निश्चित तौर पे भगवान राम इनको किनारे करके उनको लाएंगे जो इनकी चुटाई का खुलासा करेंगे। ओमसी और बरुआ कॉरिडोर के भ्रष्टाचार के भगवान का नाम ले रहे हैं, उनकी तुलना आप गोमती वर्णा से मत करो। एजेंसियों के आपके पास है कुछ नहीं, आप सिर्फ भावना, बदले की भावना से काम करते हो। जब चुनाव आता है तो FIR कराते हो। अरे हमारी एक योजना नहीं, उत्तर प्रदेश में हमारी सैकड़ों योजनाएं थी। कौन सी योजना की जांच आपने नहीं की है? लैपटॉप की जांच, मेट्रो की जांच,
एक्सप्रेसवे की जांच, सबकी तो जांच कर चुके हो, जेपी सेंटर की जांच, जनेश्वर मिश्रा पार्क की जांच, सब कुछ कर चुके हो, कुछ नहीं मिला है। ये तो आप उस नदी जो भारत के इतिहास में पहली बार समाजवादियों ने नदी को साफ किया, उसका आप हमें अच्छा मनोज जी, जरा सजा दे रहे 10 हो। योजना जो बता नदी हमने दीजिए साफ कर दी। और जमीन पे आपने काम तो नहीं करने साफ वाले करी। योजना ये चलिए, भी आप बता तो गंगा दीजिए। माँ का पैसा हड़प गए। चलिए, इन योजनाओं पर, इन विषयों को, अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, धीरे धीरे और माहौल गर्म होगा। इन सभी विषयों को लेकर के हम चर्चाएं करेंगे और इस पर आगे और भी चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बसपा का ब्राह्मणवाद का जो कार्ड है वो शुरू हो चुका है, यानी कि आज सतीश चंद्र मिश्रा जो कि महासचिव हैं बसपा के, उन्होंने अयोध्या से शुरुआत की है और ब्राह्मणों का एक कार्यक्रम रखने की, उन्होंने सम्मेलन का एक आयोजन किया है, जिसमें अब वो जाकर के उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को इकट्ठा करेंगे। और लगभग जो उन्होंने आंकड़े बताए हैं कि 100 टिकट लगभग इस बार वो ब्राह्मण उम्मीदवारों को देंगे और उसी के सहारे अब 2022 में 23 में अपना राजनीतिक कैरियर बनाने की फिर से कोशिश में हैं और सत्ता पर काबिज होने की मायावती की ये ब्राह्मणों के द्वारा एक उम्मीद जग रही है। अब देखना ये होगा कि ब्राह्मण किस ओर झुकते हैं, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।